नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, मैंने बताया ना कि आपको एक सेशन शुरू करके दिया गया है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जितने होते हैं हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो हमारा चल रहा है ये यूपी टेट का चल रहा है, ठीक है। यूपी टेट के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होती है कि सॉल्व तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि पेपर तो सबके पास मिल जाता है, लेकिन व्याख्या के साथ हल करना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहां पर जो आपको पेपर का सेट कराया जाता है वो पूरा व्याख्या के साथ यहां पर हल कराया जाता है ताकि आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। यूपी टेट में जो रिपीट होता है क्वेश्चन, देखिए यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, दोनों में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी शाला 2.0 पर। और जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हमारा दूसरा सेट होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2011 का जो यूपी टेट का सीडीपी वाला पेपर हुआ था उसको हमने किया था, और टारगेट हमारा है कि 30 में 30 नंबर अब की बार कहीं भी नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जितने भी पेपर होंगे सब सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर जो है देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। तो ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी ऑप्शन आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से और वहां पर क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। पहला है अनुशासन इन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ठीक है। अनुशासन ही नहीं, ये अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्राप्त करना। तो आप क्या इसमें, यदि आप एक शिक्षक होंगे तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत कहेंगे कि जो हमारी शिक्षण विधि है, क्या है, जो हमारी शिक्षण विधि है उस विधि को क्या करना है दोस्तों, रोचक बना देना है। क्या कर देना है? रोचक बना देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक अध्यापक क्या करता है, शिक्षण विधि को यदि रोचक वो बना देगा तो क्या होगा, बच्चे खुद ही जो है सीखने में रुचि लेने लगेंगे, है ना। इसीलिए आपको शिक्षण विधियां पढ़ाई जाती हैं कि शिक्षण विधियों का आप प्रयोग करिए। एक शिक्षण विधा है आपकी रुचिपूर्ण शिक्षण, क्या है, रुचिपूर्ण शिक्षण, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताया जाता है कि खेल विधि, जो सिखाने की खेल विधि होती है ताकि बच्चे क्या करें, उसमें रुचि लेने लगे। और यदि आप उनके व्यावहारिक जीवन से जोड़कर चीजों को बताएंगे तो वो जल्दी सीखते हैं। ये केवल बच्चों के साथ ही नहीं होता है बल्कि बड़ों के साथ भी होता है, मतलब हमारे आपके साथ भी ये चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जिस विद्यालय में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए, मतलब कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें शिक्षक को विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान व शिक्षण करना, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए कि जब आप समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया जाएगा आपको ना कि जो भी आप क्लास में जाते हैं तो सबसे पहला काम आपका ये है ना कि बच्चों, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको अलग करना, मतलब उनकी पहचान करना। अलग से आप नहीं बैठा सकते। समावेशी शिक्षा में सभी को एक साथ बैठा करके पढ़ाना होता है, किसी को अलग नहीं करना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे ना उनकी पहचान करके उनके साथ आप उसी तरीके से शिक्षण करेंगे। जो कम सीख रहा है तो उसको आप क्या करेंगे, उनकी पहचान आपने किया, ग्रुपिंग बनाई, उसमें जो सामान्य बच्चे हैं उनको भी रखा और उनके साथ एक और अच्छा बच्चा रखा और आपने कहा कि अब ये ग्रुपिंग करके हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, उसमें सारे बच्चे सीखने लगेंगे। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि नहीं कर सकते। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन से 4, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना। तो ये बताइए कि क्या आप प्रतिस्पर्धा स्थापित नहीं करेंगे। जब भी आप शिक्षण करेंगे तो एक अच्छे शिक्षण का गुण यही होता है कि बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा हो। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां नकारात्मक पूछा है, ठीक है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना,
आत्मगौरव का मतलब आप समझते हैं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसने सही बताया तो आपने उसकी थोड़ी बहुत प्रशंसा अगर की या फिर उसको कुछ पुरस्कार या इस तरीके की चीज आपने की तो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा उसको लगेगा कि बच्चा जो है उसको आत्मगौरव की फीलिंग आएगी, तो वो आगे और पढ़ने की कोशिश करेगा। अगला है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो अगर आप अत्यधिक प्रशंसा करने लगेंगे तो पुनर्बलन नहीं होगा, नकारात्मक होने लगेगा, क्योंकि बच्चा समझेगा तो मुझे सब कुछ तो आ रहा है, अब मैं क्यों पढ़ूं, तो बच्चा पढ़ना कम कर देगा। तो यही वाला आपका यहां पर नकारात्मक पूछा, नहीं करते हैं तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, तो जैसे आप गतिविधि आधारित शिक्षण, ये तो आपको पढ़ाया ही जाता है कि आप क्लास में क्या करें, इसका प्रयोग करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, उपयुक्त सभी। शून्य का मतलब है कि कोई जो है ना तो सृजनात्मकता बुद्धि को प्रभावित करती है, ना तो बुद्धि सृजनात्मकता को प्रभावित करती है। धनात्मक का मतलब ये है कि यदि बुद्धि जो है सृजनात्मकता को प्रभावित करती है सकारात्मक रूप से तो धनात्मक, यदि नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप बताएं कैसे प्रभावित करती है? तो आपको पता है कि यदि बच्चे में बुद्धि ज्यादा है तो सृजनात्मक होगा कि नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि बच्चा सृजनात्मक होगा। मतलब यदि बुद्धि ज्यादा है, बढ़ रही है, तो सृजनात्मकता बढ़ रही है, मतलब क्या होगा कि धनात्मक संबंध होगा। मतलब ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ये सभी पेडागॉजी के क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन है, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, जो कि आप नहीं कर सकते। एक शिक्षक को ये शिक्षक का गुण ही नहीं है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना, तो दूरी बनाने के लिए आप कह ही नहीं सकते। तीसरी चीज है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। अब समझिए, बालक जो है 6 वर्ष में स्कूल आता है और आपको बताया गया कि टोली की अवस्था कही जाती है बाल्यावस्था को, है ना। तो बाल्यावस्था को जब टोली की अवस्था कही जाती है, इसका मतलब बालक ग्रुप में रहता है। और यदि आप एक बच्चे को बदलेंगे तो बाकी बच्चे वही रहेंगे। एक बच्चे को आप बदलना चाहेंगे, एक बच्चे की प्रवृत्ति बदलना चाहेंगे, तो उसके अंदर कुंठा आने लगेगी और वो नकारात्मक हो जाएगा। आप एक काम करेंगे कि सभी बच्चों की जब प्रवृत्ति आप बदलेंगे उसके समूह की, तो उसको ऑड मतलब अलग नहीं फील होगा, अलग महसूस नहीं होगा। तो ये आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। अब देखिए इससे बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि इससे प्रवृत्ति तो बदलेगी नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप उनके समूह के सभी बच्चों की प्रवृत्ति को बदलेंगे। ठीक है, सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का संबंध किससे होता है? उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, ये आपको पता ही है। एक चीज मैं और आपको समझाता हूं, देखिए विकास यदि होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? परिपक्वता होती है। विकास का परिणाम क्या मिलता है? परिपक्वता मिलती है। इसी तरीके से उद्दीपन का परिणाम क्या मिलता है? प्रतिक्रिया मिलती है। आपने पढ़ा भी है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अभी मैंने अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो सब आपको क्लियर हो जाएगा। आप जो है सीडीपी की क्लासेज आराम से ले सकते हैं इसी चैनल पर। यहां पर शिक्षण कौशल जो पूरा आपका है, शिक्षण कौशल जो सुपर टेट के लिए है और यूपी टेट वालों को भी पढ़ना है, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज चल रही है जो आपका है बाल विकास का। किसका है? बाल विकास वाला जो आपकी क्लास आती है, तो वो डेली शाम को आपको क्लास मिल जाती है लगभग 7 बजे। ठीक है, तो आप ये प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर सब अच्छे से दिया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? तो आपको पता है संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। कितनी अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं? आप कहेंगे 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी अवस्था? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था इन्होंने बताई है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 या इससे ऊपर की अवस्था इन्होंने बताई हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भाषा विकास किससे संबंधित है? तो नॉम चॉम्स्की से संबंधित है, जो कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है,
नैतिक विकास कोहल वर्ग से संबंधित है, किससे? कोहल वर्ग से संबंधित है। और सामाजिक विकास, यदि इसको मैं कहूं मनोसामाजिक विकास, कौन सा सामाजिक विकास? मनोसामाजिक विकास, तो ये संबंधित होगा आपका एरिक एरिक्सन से। ठीक है, किससे संबंधित होगा? एरिक एरिक्सन से संबंधित होगा। यदि मैं इसी को कहूं जो है सामाजिक सांस्कृतिक विकास यदि कहा जाए तो ये किससे संबंधित होगा? वाइगॉत्स्की से संबंधित होगा, जो कि संज्ञानात्मक विकास में ही आता है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो ये भी आप दोनों में अंतर समझिएगा। मनोसामाजिक विकास तो एरिक एरिक्सन, मनोलैंगिक विकास तो फ्रायड, और अगर सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा तो कौन होंगे? वाइगॉत्स्की हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कैसा है? तो आपको पता है समाज का एक हिस्सा होता है समूह। जैसे जब आप किसी गांव को देखते हैं तो आप कहते हैं ना कि ये एक समाज बनाता है, और समाज बनाएगा तो उसमें छोटे छोटे समूह भी तो होते हैं। आप परिवार को भी तो समूह ही कहते हैं। तो क्या एक समाज में परिवार नहीं आता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। क्या परिवार के सदस्य एक दूसरे को नहीं प्रभावित करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल करते हैं। तो क्या वो समाज का अंग नहीं होगा, समाज का निर्माण नहीं करेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। तो बी वाला उत्तर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किन समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो आपको बताया गया है जो सृजनशील बच्चे होते हैं या जिनको आप प्रखर बुद्धि वाला कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे कहते हैं, उनको जो है समायोजन में समस्या इसलिए होती है कि जब वो क्लास में बैठते हैं, क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो बाकी के बच्चे होंगे उनके हिसाब से पढ़ाया जाता है। सामान्य एक क्लास में कितने प्रखर बच्चे होंगे या कुशाग्र बुद्धि के? तो कम होते हैं। फिर अगर आप कोई सवाल, आसान सवाल बताएंगे तो वो क्या करते हैं? समायोजन ही नहीं कर पाते हैं, जल्दी उनको समझ में आ जाता है, फिर वो बोर होने लगते हैं। तो किसको समायोजन में समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को समायोजन में समस्या होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को इसे क्या समझना चाहिए? ये क्वेश्चन अगर हो सकता है कि उस समय मैं भी लगाता तो गलत लगा देता। ठीक है, और आप भी अगर अभी लगा रहे हैं तो आप भी गलत लगा रहे हैं। आप जो है इसका ऑप्शन क्या लगा रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से एकदम लिखना शुरू कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया है ना आपको कि ये वाली क्लास रिकॉर्डेड हो जाती है, क्योंकि मैं उतना ही समय मिलता है कि जितना मैं काम कर पाता हूं उतना आप ही लोगों के लिए देता हूं। ठीक है, यहां समझिए, मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि जिस तरीके से मैंने जो है अपने सपनों को पूरा किया है, मैं उसी तरीके से आप लोगों के सपने को पूरा करने में अपना योगदान दे सकूं। इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। अदरवाइज जॉब तो मेरे पास है ही, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जितना भी मुझे समय मिलता है सब मैं आप लोगों के लिए रखूं, ताकि आप लोग भी जो सपना देख रहे हैं ना, उस सपने में मेरा योगदान अगर 1% भी रहेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मुझे लगेगा कि अब मेरा सपना जो वास्तविक रूप से पूरा होना चाहिए अब वो पूरा हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को अस्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ये तो कर ही नहीं सकते हम। विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। अब ये एक और ये एक, ए और सी वाले में कंफ्यूजन होता है। उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब यहां पर क्या है कि सीखने में स्थिरता आ गई है तो उपचारात्मक शिक्षण यहां पर नहीं किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण कब होता है? पहले आप समस्या को निकालते हैं, मतलब निदान करते हैं। निदान दो चीजें हैं, एक है निदानात्मक, ये मैं बार बार बताता हूं ताकि आपका गलत ना हो। निदानात्मक में समस्या को पहचाना जाता है, उपचारात्मक में उसका उपचार किया जाता है। दोनों समझ गए आप? तो यहां पर तो ये ऐसी समस्या नहीं है कि कोई उसको पहचानना है, बच्चा सीख नहीं पा रहा उस चीज को, सीख रहा था, स्थिरता आ गई है ना। तो यहां पर समझिए, इसको हम कह सकते हैं कि अधिगम पठार। बच्चा सीख रहा है और अब वो स्थिरता आ गई है। तो अधिगम पठार क्या होता है? एक स्वाभाविक स्थिति होती है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। आप भी लगाते कि विद्यार्थी को अब सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा। बल्कि क्या होगा? सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति होती है कि एक बार अधिगम पठार आ जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बच्चे के सामाजिक विकास में डॉट डॉट का विशेष महत्व है, मतलब किसका विशेष महत्व है बच्चे के सामाजिक विकास में। तो आपको पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, सबसे ज्यादा वो पसंद करता है खेल को। यहां पर इंग्लिश वाले थोड़े से परेशान हो रहे होंगे, ये सिस्टम अभी मैं अपडेट नहीं कर पाया हूं इसमें कि कैसे इंग्लिश में इसको किया जाए, क्योंकि उतनी टेक्निकल जानकारी अभी नहीं है। मैं इसको इंग्लिश में करने की भी कोशिश करूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी आपको मिले, ठीक है। तो देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता है खेल खेलना। अब खेल में सामाजिकता का विकास कैसे होता है, खेल में समूह बनते हैं और समूह समाज का एक अंग होता है, ये भी आप जान रहे हैं। दूसरी चीज होती है कि बालक अपने साथ के साथियों के साथ खेलता है ना, तो उसमें भी समूह का निर्माण होता है और क्या होता है, सामाजिक विकास होता है। तो ये चीजें आप समझ के चलेंगे, है ना। कोई बच्चा गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाता है, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे के प्रति लगाव, तो ये भी समाज का हिस्सा बन जाता है। तो खेल से जो है क्या होगा, सामाजिक विकास में एक विशेष महत्व रखता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, भाटिया बैटरी का जो है प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। बस ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका होगा। देखिए, ये जो परीक्षण होता है ना, एक एक करके हम लोग चलते हैं। जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व का परीक्षण आपने पढ़ा है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। तो ये किसने दिया है, ये मॉर्गन मुरे ने दिया है। किसने दिया है, मॉर्गन एंड मुरे ने दिया है। और इसी में एक और आता है आपका रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण। कौन सा है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण। ये किसने दिया है, तो ये है हरमन रोसार्क ने दिया है। किसने दिया है, हरमन रोसार्क ने दिया है। ये आपका व्यक्तित्व परीक्षण में आ गया। बुद्धि परीक्षण में जो भारत में आया है, दो लोगों ने दिया है। एक है CH राइस। किसने दिया है, CH राइस ने दिया है। और दूसरे है CM भाटिया। कौन है, CM भाटिया, ठीक है। किसने दिया है, CM भाटिया ने दिया है। तो ये जो भाटिया परीक्षण है ना, किससे संबंधित है, तो ये है बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आई थिंक 1953 में इन्होंने दिया है। और ये CH राइस से 1921-22 में इन्होंने दिया है, CH राइस। और ये अगर बात करें तो पहले भारतीय थे जिन्होंने बुद्धि परीक्षण जो है किया था, बुद्धि परीक्षण के लिए एक परीक्षण तैयार किया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको जानना है, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। तो अभी तक मैंने आपको बताया ना, जो मैं बाल विकास आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारे प्रश्न जो है देखिए वहीं से पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कहां से, तो ये देखिए कोहलबर्ग मैंने बताया। भाषा विकास मैंने बताया किससे है, नॉम चॉम्स्की से है। संज्ञानात्मक विकास में आपको पढ़ना है, एक तो है पियाजे, ठीक है। तीन आपको पढ़ने रहते हैं, पियाजे हैं, उसके बाद वाइगॉत्स्की हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, वाइगॉत्स्की है और एक है ब्रूनर, ठीक है। ये संज्ञानात्मक से तीनों संबंधित हैं। यदि केवल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछता है तो जीन पियाजे ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पूछे तो वाइगॉत्स्की ने दिया है। और संज्ञानात्मक का इनका एक विशेष मैं आपको गुण बताऊंगा, तो आपको पहचानने में समस्या नहीं होगी, ठीक है। दूसरी चीज, नैतिक विकास जो है ये किससे संबंधित है, यही संबंधित है कोहलबर्ग से। किससे संबंधित है दोस्तों, कोहलबर्ग से संबंधित है। आपका सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब सामाजिक विकास मैंने आपको पहले भी बता दिया, एरिक एरिक्सन मनोसामाजिक विकास और मनोलैंगिक विकास फ्रायड, और अगर बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विकास तो वाइगॉत्स्की, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान रखना चाहिए, ये आपका पेडागॉजी का प्रश्न है। विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगना और विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो इसमें आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यदि विद्यार्थी सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है क्लास में, तो वो जाहिर सी बात है कि सीखेगा। तो क्या करेंगे, विद्यार्थी की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। जब सक्रिय सहभागिता होगी तो वो नियमित अपने आप हो जाएगा। क्या होगा, नियमित अपने आप हो जाएगा। तो आपका ए वाला आंसर क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा। 15वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित, देखिए हाँ, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उत्तर इसका आप लोग दीजिए, अभी मजा आ जाएगा आपको।
ये फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, हो सकता है आपको बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो दिखेगा। देखिए, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं और विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि ये वाला तो सरासर गलत है, दावत देने से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अब आगे समझिए, यहां पर पूछा गया आंतरिक प्रेरणा और यहां पर चॉकलेट देना और जो है यहां पर क्या है पुस्तक देना, तो ये दोनों कैसे हैं, ये आंतरिक है कि बाह्य है? दोनों बाह्य प्रेरणा है। ठीक है, तो आंतरिक कौन सा है? आंतरिक प्रेरणा होता है शाबाशी देना, प्रशंसा करना, ये आंतरिक प्रेरणा होती है। और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा प्रशंसा जो है ये आंतरिक प्रेरणा। आपका डी वाला उत्तर राइट होगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, शब्दों को थोड़ा सा समझ के चलेंगे कि यहां पर आंतरिक प्रेरणा की बात हो रही है। अगला है पूर्वाग्रही। ये पूर्वाग्रही किशोर अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? ठीक है, तो जो पूर्वाग्रही किशोर होंगे, पूर्वाग्रही मतलब जानते हैं ना कि जो अपने मन में पहले से कोई अवधारणा बैठा लेता है, तो वो किसके प्रति कठोर होगा? तो कोई भी समस्या उसके सामने आएगी ना, तो उसके लिए वो हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्थिति में बना रहेगा। तो किसके लिए? समस्या के लिए क्या होगा? वो पूर्वाग्रही किशोर जो होगा वो समस्या के प्रति कैसा होगा? कठोर होगा। जीवन शैली, संप्रत्यय और वास्तविकता के प्रति कठोर हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा समस्या के प्रति कैसा होगा? कठोर ही होगा। आगे बात करते हैं संगठनात्मक विकास के 4 चरण। संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई? ये तो अब सोचिए आप, एक ही पेपर में कितनी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बनते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? अब तो ये आपको पता ही है कि जीन पियाजे, आपका ये डी वाला उत्तर हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? एकदम, यदि किसी ने वो क्लास पढ़ी है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, अगर आपने क्लास लिया है तो एक एक क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। ये क्लास आपको पहले पढ़ाई गई है, पेपर आज हल कराया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, संरक्षित संज्ञानात्मक या संवेगात्मक कैसा होता है? तो मैंने स्पष्ट रूप से लिखाया हुआ है कि जो बच्चे का व्यवहार होता है वो कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में, मतलब कि 0 से 6 वर्ष वाली अवस्था में कैसा होता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। मूल प्रवृत्तियों के अनुसार वो क्या करता है? व्यवहार करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण पूछ रहा है, नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ये तो अच्छे का गुण होता है, मतलब कि यहां नकारात्मक पूछ रहा है तो ये नहीं। आत्मविश्वास और सहनशीलता, ये भी गुण होता है मानसिक स्वास्थ्य का, तो ये भी यहां पर नहीं सही होगा। बहुत विनीत होना और स्वयं में सीमित होना, तो स्वयं में सीमित होना कोई मानसिक विकास का गुण नहीं होता है, और ना तो बहुत विनीत होना कि कोई आए 2 थप्पड़ लगाए और निकल जाए, या फिर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप तुरंत रोना शुरू कर देते हैं, दीनता की स्थिति में आ जाते हैं, तो ये मानसिक स्वास्थ्य का नहीं है। समस्याओं को थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, तभी मानसिक स्वास्थ्य, मतलब सी वाला, ये वाला आपका नकारात्मक है, ये वाला आपका सही होगा। वास्तविकता की स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता, ये तो मानसिक स्वास्थ्य में अगर हम बात करें कि यदि वास्तविकता की स्वीकृति कोई कर रहा है तो उससे स्वस्थ मानसिक विकास वाला तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। यहां तो उन प्रश्नों में तो केवल आपको दिमाग अपना लगाना है, आप खुद ही उसको हल कर ले जाएंगे। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, किससे प्रभावित नहीं होती? आप बताइए, आनुवांशिकता से प्रभावित होती है अधिगम क्षमता? तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि आनुवांशिकता का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, और यदि बुद्धि कम है तो क्या होगा? बालक धीरे धीरे सीखेगा। बुद्धि ज्यादा है तो क्या होगा? बुद्धिलब्धि ज्यादा है तो बालक सीखने में तेज होगा, मतलब अधिगम उसका तेज होगा। वातावरण, बिल्कुल वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको आगे मैं बताऊंगा, अधिगम जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, वातावरण का मतलब ये है कि यदि उसके साथी जो हैं
वो सीखना चाहते हैं तो बालक भी प्रेरित होगा सीखने के लिए। यदि नहीं चाहते हैं या क्लास में शिक्षक यदि बच्चों को हमेशा डांटते रहेंगे तो बालक सीखेगा ही नहीं, वही तो वातावरण होता है। तो ये भी जो है आपका क्या होगा, ये भी प्रभावित करेगा। मतलब ये भी नहीं होगा उत्तर, ये भी नहीं होगा उत्तर। प्रशिक्षण या शिक्षण, तो बिल्कुल सही है। शिक्षण जो है बताइए, अध्यापक अगर अच्छे से पढ़ा रहा है बालक जल्दी सीखेगा, नहीं पढ़ा रहा है जैसे मैं अगर ठीक से समझा पा रहा हूं तो आप जल्दी सीखेंगे, नहीं समझा पाऊंगा तो आपको सीखने में समय लगेगा। मतलब ये भी प्रभावित करता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, यहां नहीं पूछा है। तो राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं होता है भाई, आप इंडियन हो, आप कहीं के हो, तो उससे सीखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डी वाला उत्तर आपका राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में, ये अधिगम है, ठीक है, बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, महत्व नहीं दिया है। अब आपको कैसे लगाना ये समझिए। यहां पर थार्डडाइक का सिद्धांत आप लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं, क्योंकि हर कोई लगभग पढ़ ही चुका है। तो बिल्ली को मछली दी जाती है, और मछली क्या है, मछली ही तो पुरस्कार है। तो क्या हो जाएगा, यहां पर पुरस्कार को थार्डडाइक ने भी माना है। पावलाव कुत्ते को भोजन देते हैं पुरस्कार के रूप में, तो इन्होंने भी माना है पुरस्कार को। स्किनर क्या करते हैं, स्किनर भी तो कुछ ना कुछ दे रहे हैं चूहे को, जब वो खटका दबाता है तो कुछ तो मिल रहा है उसको। या फिर जो कबूतर को उन्होंने प्रयोग किया कि वो दाना ऐसे 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 रख देते हैं और कबूतर चलना शुरू कर देता है। एक समय ऐसा आता है कि एक दाना आप रखिए, कबूतर उसी दिशा में भागता है ऐसे, है ना। तो जादू दिखाते हैं सब कि देखो मैं कबूतर अभी 8 बनाएगा, तो एक दाना 2 दाना ऐसे रख दिया, कबूतर चलना शुरू किया तो 8 बना रहा है ना। तो इन्होंने, इन तीनों लोगों ने कहा कि पुरस्कार का बहुत महत्व होता है, और स्किनर ने तो पुरस्कार को ज्यादा ही महत्व दिया है। तो ये तीनों ने पुरस्कार को महत्व दिया है, लेकिन गुथरी का कौन सा सिद्धांत है, समीपता का सिद्धांत। कौन सा है, समीपता का सिद्धांत है। इन्होंने कहा कि ये जो है उद्दीपन और अनुक्रिया पुरस्कार से कोई संबंध नहीं रखते हैं, वो जितना एक दूसरे के समीप होंगे उतना ही जो है ये जो है अधिगम उतना ही प्रभावी होगा। तो इसका मतलब है गुथरी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया है ना। इनका क्रिया प्रसूत अधिगम है, आपको पता ही है। अब इनका पावलाव का परिमाणात्मक भी कहा जाता है, ठीक है, या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ये सब आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जिन लोगों ने कल वाली क्लास देखी है, अभी जो कल की क्लास मैंने पढ़ाई है, जिन लोगों ने भी देखी है, जिसमें मैंने मूल प्रवृत्ति पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है, और संवेग पढ़ाया है, उसको जिन लोगों ने देखा है वो उनको रट गया होगा। अब किसने कहा है, तो वुडवर्थ ने कहा है। कैसे इमोशन से संबंधित होता है ना, इमोवेयर। इमोवेयर का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित दशा, और किसने उसी को परिभाषा में डाल दिया, वुडवर्थ ने डाल दिया है। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, बी वाला उत्तर हो जाएगा। वैलेंटाइन ने सीखने का अनोखा काल कहा शैशवावस्था को, और रास ने क्या कहा है, रास ने किशोरावस्था को कहा कि सीखने की पुनरावृत्ति है। बाल्यावस्था को कहा कि मिथ्या परिपक्वावस्था है। रास ने दोनों को कहा है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था कह दिया और किशोरावस्था को क्या कह दिया रास ने, तो रास ने कह दिया मेरे दोस्तों जो किशोरावस्था है वो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, तो यहां भी आप लोग गलतियां कर सकते हैं। एक तो यह है, ये छात्रों की प्रगति का आकलन और ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो छात्रों की प्रगति जो होती है, प्रगति से अगर हम बात करें तो केवल ज्ञानात्मक प्रगति नहीं होती है, केवल शैक्षिक दृष्टिकोण से नहीं, शारीरिक सामाजिक सब में लिया जाता है। लेकिन आपको यहां केवल शैक्षिक विकास देखना है, मतलब कि शिक्षा में यदि मूल्यांकन किया जाएगा तो बच्चे का बुद्धि का विकास कितना हुआ है, केवल वही देखा जाएगा, और उसमें ज्ञान की क्षमता का मूल्यांकन होता है। ये आपको ध्यान में रखना, मतलब कि डी वाला उत्तर आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मां बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही बेहतर तरीके से। कौन सी अवस्था, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में मैंने आपको पढ़ाया है कि बाल्यावस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहा जाता है। कौन सी, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, ठीक है। इसी को जो है मैंने बताया, और इसमें एक जो है बालक का गुण मैंने बताया, गिरोह की अवस्था।
कौन सी? गिरोह की अवस्था या टोली की अवस्था या समूह की अवस्था, और अपने समान से जो है वो करता है, समान का समूह बनाता है। जैसे बालक बालकों का समूह ज्यादा बनाते हैं, तो यहां पर क्या है? साथी बालकों के साथ समूह। तो टोली की अवस्था, गिरोह की अवस्था, समूह की अवस्था, कुछ भी पूछे आप तुरंत बाल्यावस्था या उसे ही उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, तो आप क्या लगाएंगे? उत्तर बाल्यावस्था, तुरंत धड़ाक से उत्तर लगा देंगे। आगे चले, चलिए नेक्स्ट है हमारा 25वां, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। यहां पर समझिए, सीखने का जो नियम दिया है, मूल नियम और गौड़ नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम किसने दिया? गौड़ नियम 5 दिए हैं, मुख्य नियम कितने दिए? 3 दिए हैं। प्रभाव का तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम किसने दिया है? ये सब दिया है थार्नडाइक ने। किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अब थार्नडाइक ने कहा कि यदि बालक तत्पर होगा सीखने के लिए तो ही वो सीख पाएगा, उसके अंदर यदि तत्परता ही नहीं है तो क्या सीखेगा, है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो आप कैसे सीखेंगे? नहीं सीख सकते। तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए, तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे अभ्यास कार्य, अभ्यास का नियम भी तो दिया है, ये अभ्यास कार्य दिया गया है। केवल आप अभ्यास कार्य देते रहिए तो बच्चा तब भी नहीं सीखेगा। पहले उसके अंदर क्या होनी चाहिए? तत्परता होनी चाहिए, फिर आगे का काम चलता है ना? तो ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं। प्रशंसा से तो सीखेगा ही नहीं, केवल आप प्रशंसा करते रहिए, वो और नकारात्मक हो जा रहे हैं, हमको तो सब आ रहा है, हम क्यों पढ़े, है ना? तो ये चीज हो जाएगी। परिणाम की अपेक्षा, यदि आप बालक से परिणाम की अपेक्षा करेंगे ना, तो होता है कि कोई छत से कूद रहा है तो कोई कहीं से कूद के जान दे रहा है, तो केवल आप परिणाम की अपेक्षा नहीं कर सकते। और मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि आप जो है आने वाले समय में आप भी एक अभिभावक होंगे, और बहुत से अभिभावक जो ये क्लास पढ़ रहे हो वो एक चीज जरूर करें कि अपने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें, क्योंकि जो आपका बालक होगा वो किशोरावस्था में वर्तमान में होगा, और वो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन ऐसे होते हैं जो वो खुद नहीं समझ पाता है। तो आप उसको समझें, क्योंकि आप उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। तो अभी आप गुजर चुके हैं तो समझिए, गुजर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आपको जरूर समझना चाहिए। आपको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए ताकि बालक आपसे अपनी समस्याओं को कह सके। अगला है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किस अवस्था से? तो आपको पता है मानसिक परिपक्वता की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती है, और किशोरावस्था में बालक हमेशा चाहता है कि मैं और सीखूं और सीखूं। और मैंने बताया जिज्ञासा की प्रबलता किसमें होती है? ये होती है आपकी किशोरावस्था में। तो आपका ए वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपको एक तो अभी मैंने पहले बताया, अधिगम को। देखिए दोनों प्रश्न रिपीट, एकदम रिपीट। समझिए कौन से प्रभावित करेंगे, वहां कहा था कि नहीं करेंगे। कौन सा नहीं करेगा? जिसमें राष्ट्रीयता आपने सही उत्तर लगाया था। अनुकरण, क्या बालक अनुकरण से सीखता है? बताइए। छोटा शिशु होता है, आप कहते हैं मम्मा, वो कहता है मम्मा। आप कहते हैं पप्पा, वो पप्पा कहता है, और खुश होते हैं कि ये पप्पा कह रहा है ना? तो जो आप कहते हैं वही बालक दोहराता है, मतलब वो भाषा तो सीख ही रहा है। इसका मतलब क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण साथ तो दे ही रहा है, मतलब प्रभावित कर रहा है ना? प्रशंसा एवं निंदा, कोई बालक है, आप उसकी प्रशंसा करते हैं, ज्यादा नहीं अत्यधिक प्रशंसा करेंगे तो वो सीखना छोड़ देगा। जब कोई सही उत्तर देता है तो आप उसको शाबाशी देते हैं, जो आंतरिक प्रेरणा होता है, तो क्या होता है? बालक की सीखने की गति बढ़ जाती है। बालक कोई प्रश्न पूछ रहा है, आप भाई नहीं पूछना है, तो क्या होता है? अब दोबारा वो पूछेगा ही नहीं, तो ये नहीं करना। तो ये निंदा हो गई, और ये प्रशंसा सकारात्मक और ये नकारात्मक, और दोनों सीखने को प्रभावित करता है। सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक ये होगा तो बच्चे की सीखने की गति घट जाएगी, ये होगा तो गति बढ़ जाएगी। प्रतियोगिता, यदि बालकों में प्रतियोगिता की भावना होती है तो क्या होता है? वो बालक जो है ज्यादा पढ़ने लगता है ना? वो चाहता है कि मैं सामने वाले से आगे निकल जाऊं, तो पढ़ने की सीखने की गति जो है बढ़ जाती है। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, मेरे पड़ोस में एक मुझसे सीनियर भैया थे, वो रह रहे थे। तो हुआ ये कि हम दोनों में कंपटीशन चलता था कि कौन देर तक पढ़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ, जब मैं अपने घर से बाहर निकलता था ना, तो बगल में जो रास्ता था उस पर खड़ा होता था, तो उनका घर दिखता था, और मैं निकल के देखता था कि अच्छा उनकी लालटेन अभी जल रही है। तो मैं उस समय हाई स्कूल में था, उनकी लालटेन में देखता था जल रही है, तो मुझे लगा वो पढ़ रहे हैं।
मैं भी पढ़ते 3 बज गए, 4 बज गए, सुबह के 4 बज गए, फिर देख रहा हूं कि अभी भी वो पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा अब सोने का टाइम नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं, अब अगले रात में सो लेंगे। पूरी रात में पढ़ता रहा, फिर उनसे मिला तो वो बताने लगे शाम को कि यार रात में हम 10 ही बजे सो गए और इतनी नींद आ रही थी कि सो गए और लालटेन रात भर जलती रह गई और मैं उसी चक्कर में रात भर पढ़ता रह गया। हालांकि मेरा फायदा ही हुआ, लेकिन मैं पढ़ता रह गया। तो ये प्रतियोगिता की भावना होती है, सीखने की गति को बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। बालकों की सीखने में प्रेरणा रूप में उपयोगी माना जाता है, किस रूप में उपयोगी माना जाता है ये आपको बताना है। देखिए, बालक की वैयक्तिकता का आदर, ये सीखने में प्रेरणा की बात हो रही है। तो यदि बालक के वैयक्तिकता मतलब जो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता है उसका आप सम्मान अगर करते हैं तो बालक प्रेरित होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है प्रेरित होगा भाई, तो ये भी आपका होगा। ठीक है, और देखिए पुरस्कार एवं दंड मैंने अभी बताया। यार अभी पिछला वाला ही क्वेश्चन फिर से दे दिया है, सोचिए 3 क्वेश्चन एक ही से उठा के दे रहा है। पुरस्कार दंड बिल्कुल सीखने में क्या है, प्रेरणा के रूप में कौन उपयोगी है? पुरस्कार दंड भी उपयोगी है, प्रेरणा के रूप में प्रेरित करेगा। प्रशंसा एवं भर्त्सना मतलब निंदा होती है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब बड़ाई। तो बताओ भाई ये भी तो पुरस्कार और ये भी तो दंड है, मतलब सकारात्मक नकारात्मक ही तो है कि नहीं है? और आगे उपयुक्त सभी, तो आपका डी वाला उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। 29वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? फिर वही चीज आई, अधिगम। अनुकरण से सहायता मिलती है, बिल्कुल मिलती है। अभिप्रेरणा से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। पुरस्कार से मिलती है, बिल्कुल मिलती है। क्या बस्ता से मिलती है? तो आप कहेंगे ना। यशपाल समिति ने कहा कि मेरे दोस्तों बोझ मुक्त शिक्षा होनी चाहिए। तो बोझ मुक्त शिक्षा मतलब बस्ता हो भी तो एकदम हल्का हो, अदरवाइज आप खेल खेल में सिखा दीजिए तो वो सबसे बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा, स्कूल का बस्ता जो है ये कोई जरूरी नहीं अधिगम में सहायक ही हो। ठीक है, बस्ते से थोड़ी ना सीखता है बालक, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं। 30वां और लास्ट प्रश्न है कि स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, तो आपको बताना है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से किशोरावस्था तक या किशोरावस्था में किसमें होती है आत्म केंद्रित की अवस्था? अरे यार ये तो मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ है, अब तो बता ही दोगे आप लोग कहां पे होती है। मैंने बताया जो शैशवावस्था है, ठीक है, शैशवावस्था को मैंने 2 भागों में बांटकर बताया। एक बताया 0 से 2 और एक बताया 2 या 3 से कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसको मैंने कहा शैशव काल। क्या कहा? शैशव काल। अब यहां पर एक अभी मैं बताता हूं कि एक डिबेट हो जाएगी, और इसको मैंने कहा पूर्व बाल्यावस्था। क्या कहा? पूर्व बाल्यावस्था। और इसी को मैंने बताया था कि इसमें बालक कैसा होता है, आत्म केंद्रित भावना वाला। क्या होता है? आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित की भावना होती है। तो ये आपका उत्तर 2 से 6 वाला या 3 से 6 वाला तो सही हो जाएगा। बात आई सर प्रश्न पूछा यूपी टेट 2021 में शैशव काल, और उत्तर दे दिया वो 0 से 2 की बजाय क्या 0 से 6। मैंने एक बार और इसको बताया कि वैसे ये आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है वो त्रुटिपूर्ण है, गलत है। कोई भी किताब आप उठा के देख लीजिए उसमें आपको 0 से 2 ही शैशव काल मिलेगा, शैशवावस्था आपकी 0 से 6 मिलेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो ये आपके 30 प्रश्न रहे। अब आप अपना जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखना शुरू कर दीजिए। और आज की क्लास दोस्तों यहीं पर समाप्त होगी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्लास, लेकिन पढ़ने का आनंद ऐसे ही आता है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।